क्वेश्चन नंबर 2 का आप एनालिसिस करें। क्वेश्चन नंबर 2 जो बता रहा है ड्यू टू कोलिशन पॉलिटिक्स, गठबंधन की राजनीति, कोलिशन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, आर्थिक उदारीकरण, दोनों में जुड़ाव को देखना है। ड्यू टू कोलिशन पॉलिटिक्स और आर्थिक उदारीकरण के कारण संघवाद फेडरलिज्म जो है भारत की राजनीतिक प्रणाली की प्रमुख विशेषता बन गया है। टिप्पणी कीजिए, मतलब विवेचना कीजिए, आप उसको कमेंट कीजिए। तो कमेंट ऑन इट। गठबंधन की राजनीति और आर्थिक उदारीकरण, तो हमें क्या करना होगा, भारतीय इतिहास के फेडरेशन के फेडरलिज्म के डिफरेंट एस्पेक्ट की चर्चा करनी पड़ेगी, तब हमें समझना पड़ेगा। संघवाद की जो बात करते हैं उनमें फेडरेशन थोड़ा सा शब्द को समझने की ज़रूरत होती है। फेडरेशन जो शब्द है वो अपने एक वर्ड है फिडस, FOEDUS, फिडस का मतलब होता है संधि, ट्रीटी, एग्रीमेंट। तो फेडरेशन मतलब क्या है कि जो स्टेट है वो एक एग्रीमेंट के द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो न्यू स्टेट है जो एक ट्रीटी एग्रीमेंट के तहत जुड़ता है, वो आपका वेरियस नेम से जाना जाता है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में स्टेट्स बोलते हैं, स्विट्जरलैंड में इसको कैंटोन बोलते हैं, कनाडा में प्रोविंस बोलते हैं। ये आपके फेडरेशन है। यूएस में जो स्टेट्स की परिकल्पना हुई थी, सबसे पुराना फेडरेशन इन दी वर्ल्ड है 1787, जो हम पहले भी पढ़ चुके। 1789 में कॉन्स्टिट्यूशन बना है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन है जो 1775 से 83 तक का है, 50 स्टेट्स हैं। कनाडा में जो है, कनाडा का अंदर में अलग परिकल्पना है, यहाँ पर आपका 10 प्रोविंसेस है। इंडिया का जो फेडरेशन है वो ज़्यादातर कनाडा के मॉडल पे है, प्रोविंसेस है कनाडा के मॉडल पे। तो ये फेडरेशन वर्ड के लिए हम एक फेडरल गवर्नमेंट होता है और दूसरा होता है आपका यूनिटरी गवर्नमेंट। आप इन लक्ष्मीकांत का चैप्टर 13 पढ़ने की आपको ज़रूरत है, जो आपका बात करता है फेडरल सिस्टम। नया एडिशन में हो सकता है चैप्टर का सीरियल बदल जाए। फेडरल सिस्टम चैप्टर 13। जो फेडरल होता है उसमें ड्यूअल गवर्नमेंट हुआ, एक नेशनल गवर्नमेंट होगा, एक रीजनल गवर्नमेंट होगा, एक फेडरल गवर्नमेंट होगा और एक स्टेट का गवर्नमेंट होगा। तो ये ड्यूअल होगा फेडरल में। यूनिटरी का मतलब है सिंगल होगा। सिंगल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट चाहे तो अपना अलग अलग पार्ट कर ले। फेडरल में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिटन। इसमें रिटर्न भी हो सकता है, नॉन रिटर्न भी हो सकता है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, सुप्रीमेसी। ये कभी कभी पूछ देता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रिजिड होगा, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होगी। यहाँ पर जुडिशियरी इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। बाईकैमरल होगा फेडरेशन में, या यूनिकैमरल भी होगा। बाईकैमरल होगा तो रिप्रेजेंटेटिव खाली होगा। तो ये आपका फेडरेशन का कॉन्सेप्ट है। ये जो फेडरेशन का कॉन्सेप्ट है, ये BR अम्बेडकर और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स वगैरह हैं, इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसकी बात कही थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहाँ बात कही थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या बात कही थी देख लेते हैं। चलिए थोड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में आपको एक बार रिकॉल कर लेने की ज़रूरत होती है कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परिकल्पना तो हमारे पास 1934 में आया, जो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा हमें दिखता है। 1934 में एक एम.एन. राय हैं, मानवेंद्र नाथ राय, जो कि पायनियर है कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया का, कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया का। इन्होंने बात को कहा है। कभी कभी पीटी में क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार बोला कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना होनी चाहिए थी। 1938 में 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने
बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया जो है वो बिल्कुल बनना चाहिए, जो कि बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के बनना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं वर्ल्ड वार के बाद 1942 में एक सर स्टेफर्ड क्रिप्स, यानी ये सब क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में। सर स्टेफर्ड क्रिप्स हैं, जो कि एक स्टेफर्ड क्रिप्स एक मिशन लेके आया जिसको कहते हैं अगस्त ऑफर, जिसको कि लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो इंडिया में आए थे, ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आए थे कि भाई हम एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वर्ल्ड वार 2 के बाद, और रिजेक्ट कर दिया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। खासकर मुस्लिम लोग क्या बोलता है कि भैया हम 2 स्टेट्स बनाएंगे, और मुस्लिम लोग बात करता है मुस्लिम लीग कि भाई ये 2 बॉडी बनेंगे, 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होंगे, और ये रिजेक्टेड कर दिया गया ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात का, बिकॉज ये स्कीम जो है क्लियर नहीं था। कैबिनेट मिशन इंडिया में आया, ये भी रिजेक्ट कर देता है, रिजेक्टेड हो जाता है। बट इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसने बोला कि नहीं 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं होगा, लेकिन वो बात कर रहा है बीच बचाव का। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट होता है 1946 में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1946 में। ये आपको कभी कभी पूछा जाता है कि कब हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट होता है, और उस समय टोटल स्ट्रेंथ जो था शुरू में 389 था। 296 जो है वो ब्रिटिश इंडिया को अलॉट हुआ था, 296, और 93 वेयर प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट हुआ था। 296 ब्रिटिश इंडिया, और 292 जो है वो आपका 11 गवर्नर प्रोविंसेस थे, वहाँ से अब 4 जो था चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से लिए जाने थे। खैर 296 और 93 आप याद रखिए, 389 ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार जो आया वो दिसंबर 1946 को आया, और पहली मीटिंग हुई, और इसमें मुस्लिम लीग ने तो बायकॉट कर दिया, बोला भाई हम नहीं रहते इसमें। मीटिंग में 211 मेंबर अटेंड किए, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो बिहार के थे, जिन्होंने बिहार के मूवमेंट में बिहार को अलग करने में, सच्चिदानंद सिन्हा जिन्होंने बिहार के मूवमेंट को अलग करने, बिहार को उड़ीसा को अलग करवाया, उनका बहुत बड़ा रोल हो जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा जो ओल्डेस्ट मेंबर थे, सबसे ज़्यादा उम्र थे, और फ्रेंच ट्रेडिशन है कि सबसे जो ओल्डेस्ट मेंबर होता है उनको टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट बना दो भाई। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ गए, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कभी कभी पूछता है कौन से और वाइस प्रेसिडेंट थे, जैसे वीटी कृष्णामाचारी वगैरह का नाम आ जाता है। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्टेक्स्ट में आ गया था, इसलिए मैं बता दिया। हमारा मेन फ्लो तो फेडरलिज्म की बात करता है। B.R. अम्बेडकर जो है वो जो आपको लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में कम्बिनेशंस की बात करते हैं, बोलते हैं कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो रिलेशंस बनना चाहिए, इट शुड बी मेड बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ दी, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, जो संविधान में लिखा हुआ, उसके आधार पर होना चाहिए, न कि आप नया नया लॉ बनाते रहिए, नया नया इनैक्टमेंट करते रहिए। बेसिक स्पिरिट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके आधार पर होना चाहिए। लेकिन एक बात समझना होगा कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो बोलते तो ज़रूर है, लेकिन इनका जो अप्रोच थोड़ा है वो भी सेंटर की ओर टिल्टेड है, क्योंकि आर्टिकल 1 में हम देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेहरू जी हैं, नेहरू जी का तो अप्रोच बिल्कुल सेंट्रिस्ट है, क्योंकि वो देखते हैं कि भाई देश आज़ाद होगा तो इसके बाद रेलवे की ज़रूरत पड़ेगी, डिफेंस की ज़रूरत पड़ेगी, मनी करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, फिनांस का प्रॉब्लम होगा, IIT वगैरह के इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तो सेंट्रिस्ट अप्रोच होना चाहिए। ये हो गया आपका नेहरू जी का, है ना। तो एग्जीक्यूटिव डिसीजन जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर के द्वारा लिया जाना चाहिए, इन्होंने ऐसा सोचा जवाहरलाल नेहरू। तो B.R. अम्बेडकर और नेहरू का तो व्यू पॉइंट मिलता है। आप इसको पढ़ेंगे चैप्टर 13 जो है, जो आपका बात करता है फेडरेशन की बात करता है। लेकिन अम्बेडकर एक बात जरूर करते हैं कि ठीक है सेंटर का थोड़ा सा डोमिनेंस होना चाहिए, बट देयर शुड बी 1 आर्म डिस्टेंस। 1 आर्म डिस्टेंस, एक हाथ की दूरी होनी चाहिए। 1 आर्म डिस्टेंस मतलब कि ठीक है आप हैं, लेकिन कितना फ्रीडम दो स्टेट को, ताकि वो अपना बेसिक फंक्शनिंग कर सके।
वन आर्म डिस्टेंस, ये प्रिंसिपल हमारे यहाँ लगाया गया आपको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के दृष्टिकोण में। तो हो गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन टिल्टिंग है टुवर्ड्स सेंटर, जैसा कि कनाडा के मॉडल पे हम देखते हैं। आप चैप्टर 13 पढ़ेंगे, वहाँ आपको ये बातें क्लियर हो जाती हैं। अब एक केसी वेरे की हम बात की है, जिन्होंने बोला कि केसी वेरे कि भाई ये जो है क्या है, ये आपका क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, क्वासी फेडरल। केसी वेरे जो कि जिसका बात अभी पिछले वीडियो में किया जा चुका है। अर्ध संघीय एक ग्रेविले ऑस्टिन है, GRAVILE, ग्रेविले ऑस्टिन, ये बात करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कि आपस में कोऑपरेशन है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और एक मॉरिस जोन्स है, मॉरिस जोन्स, ये बात करते हैं बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, कि बार्गेन करना पड़ता है, जब तक रोएगा नहीं स्टेट तब तक इनको कुछ मिलेगा नहीं, बार्गेनिंग फेडरलिज्म। ये सब वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है फेडरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में। हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का फ्लो हम जो हम देख रहे थे, क्वेश्चन के फ्लो में हमें पूछा क्या जा रहा है कि भाई आप बताइए कि ड्यू टू कोलिशन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, या हमारा क्वेश्चन ये हो जाता है कि आइडियोलॉजिकल नहीं रह गया है, प्रैग्मेटिक हो गया है, कास्ट इम्पोर्टेंट हो रहा है, इन सबों का जो जेनेसिस जाता है, वो जेनेसिस हो जाता है हमारा जो हमारा पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो हमारे देश में 1947 के बाद दिख रहा है, तो 1950 के बाद दिख रहा है, कहिए 1952 में अगर कहिए तो इलेक्शन हुआ उसके बाद दिख रहा था। 1952 से 1967 ये आपका क्या है भाई, वन पार्टी डोमिनेंस है, वन पार्टी डोमिनेंस। फेडरलिज्म का कैरेक्टर एक अलग हो गया है, वन पार्टी डोमिनेंस है, सेंटर में कांग्रेस और स्टेट्स में कांग्रेस। वन पार्टी डोमिनेंस के कॉन्टेक्स्ट में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे हैं, जो सेंटर बोल रहा है स्टेट मान रहा है, स्टेट का डिमांड हो रहा है, सेंटर उसको समझने की कोशिश करता है। 67 एक वाटरशेड एरिया है, 67 क्या है, एक वाटरशेड एरिया है। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे ये वाटरशेड है, कैसे एक ऐसा मोड़ है जहाँ से पॉलिटिक्स शिफ्ट कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अपोजिशन गवर्नमेंट फॉर्म किया, ऑपोजिशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1967 के इलेक्शन पर अगर एक नज़र डालें तो आपको दिखता है कि ये 1967 वाज द टर्निंग पॉइंट। कोलिशन पॉलिटिक्स यहीं से शुरू हो जाता है। कुछ स्टेट के भी इलेक्शन हुए 1967 में। 1957 में एक सूत्रपात तो हो गया था, EMS नंबूदरीपाद है, EMS नंबूदरीपाद जो कम्युनिस्ट के लीडर हैं और केरला में पहली बार चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं 1957 में, 59 तक दोबारा फिर आ जाते हैं 1967 में। डिफरेंट स्टेट्स में भी एक कोलिशन की बात होनी शुरू हो जाती है, दिल्ली में हो जाता है, आपका केरला में हो जाता है। यहाँ देखिए कि कांग्रेस का एक थोड़ा सा पोजीशन डाउन होता चला जा रहा है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पोजीशन थोड़ा डाउन अप हो रहा है, हल्का सा अप हो रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये 23 और 23 सीट लाने की बात करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी 23 सीट, कम्युनिस्ट पार्टी 19 सीट, ये बात कर रही है। मतलब कि एक राइज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिक्स हो गया, जो कि वन पार्टी डोमिनेंस खत्म हो जाता है अपोजिशन पॉलिटिक्स। या कांग्रेस के अंदर में इंदिरा गांधी, चूँकि लाल बहादुर शास्त्री एक्सपायर कर गए, 1961 से 1965 के बीच में क्या होता, वार हो जाता, पाकिस्तान का, चाइना का, रिसेशन आ जाता है और एक नया तरह का एंग्विश शुरू हो जाता है, नई तरह की विरोधाभास की स्थिति शुरू हो जाती है और इंडिया में अपोजिशन पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। ये तो 1967 इज नोन एज दी वाटरशेड एरिया, जबकि हमें एक नए तरह के पॉलिटिक्स देखने का मौका मिलता है। और ये इसके बाद ये जो मैं बात कर रहा था कि 1967 का पॉलिटिक्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
तो 1967 से 1989 तक ये जो फेज है ये एक दूसरा फेज है जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम 1967 किए थे, दूसरा फेज है 1967 से 1989 तक। इस फेज को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो फेज है 1967 के बाद आपका 1971 में इंदिरा गांधी वाज इंस्ट्रूमेंटल थी कि बांग्लादेश वार जो है, बांग्लादेश वार इंडिया जीत जाता है। और इंदिरा गांधी को एक बहुत बड़ा पोजीशन मिल जाता है, दैट इज नोन एज दुर्गा। अपोजिशन तक उनको दुर्गा कहते हैं। और ये शुरू कर देती है गरीबी हटाओ अभियान, गरीबी हटाओ। लेकिन अपोजिशन पॉलिटिक्स है, पार्टी के अंदर में रिफ्ट है, मोरारजी देसाई से उनका खटपट चल रहा है, कांग्रेस अलग थलग होने के डिस्कंट्रोल लोग हैं, उनके कांग्रेस से रूठे हुए लोग हैं, वो लोग अलग पार्टी बनाने की बात करते हैं। पॉलिटिकल एक बहुत बड़ा मतलब शुरू हो गया पॉलिटिक्स। और इसमें इंदिरा गांधी को स्थिति हो जाती है कि इलाहाबाद का हाई कोर्ट में, आप देख लीजिएगा इंटरनेट वगैरह में, हाई कोर्ट डिसीजन देता कि इनको तो स्थिति हो गई तो प्राइम मिनिस्टर का पद छोड़ना और इमरजेंसी आ जाती है। लेकिन इमरजेंसी के पहले इसने गरीबी हटाओ का एक नारा दिया था, गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी इरेडिकेशन, और सोशलिस्ट कॉज को सामने ले आया था। और ये जो सोशलिज्म का जो थ्योरी था, यहाँ पर इंदिरा गांधी के अपोजिशन के लोग जो हैं 1977 में जेपी जो है, जयप्रकाश नारायण, इंस्ट्रूमेंटल हो जाते हैं। और जनता दल जो भारतीय जनता दल के साथ जुड़ा हुआ है वो मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करता है। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मोरारजी देसाई। कुछ दिन रहते हैं और गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट चेंज करता चला जाता है, तो हम देखते हैं कि कॉलिशन पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। तो 1967 एक फेज है, वहाँ से लेके 1989 तक कॉलिशन पॉलिटिक्स की बात हो रही है। 1980 में इंदिरा गांधी फिर वापस आ जाती है। और इंदिरा गांधी वापस आने के बाद अपना पुराना स्कीम जो गरीबी उन्मूलन हटाओ और अपने पार्टी को मजबूत करने की बात करने लगती है। इंदिरा एक इम्पॉर्टेंट फिगर बन के नेशनल लेवल में आ गई है। और 84 में उसका एक देश में चूँकि अलग अलग राज्य के रीजनल एस्पिरेशंस बढ़ते चले जा रहे हैं। रीजनल एस्पिरेशंस, चाहे वो खालिस्तान हो चाहे वो आसाम हो। क्वेश्चन कभी कभी ये भी हो सकता है कि विगत 30 वर्षों में आप देश की राजनीति का आकलन करें, 40 वर्षों में आकलन करें। स्वाभाविक है कि आपको एक कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स उस समय का जो जानने की ज़रूरत होती है, जो हमें पढ़ना भी है आपका भारत का इतिहास स्वाधीनता के बाद का। तो रीजनल एस्पिरेशंस का टाइम है 1967 से 1989 का। इसका चरमोत्कर्ष 1984 में है। ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, खालिस्तानी कमांडो फोर्स वगैरह का दमन करने के लिए, और इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो जाता है। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद राजीव गांधी थम्पिंग मेजॉरिटी से आते हैं। ये 1984 का फेज है। 89 तक आते आते स्थिति ये हो जाती है कि आपको एक नया दौर आ जाता है। राजीव गांधी के ये भी डिस्कंट्रोल्ड है, विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं, और वहाँ एक नया पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है जिसमें कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जब सीन में आते हैं तब का पॉलिटिक्स की कहानी एक अलग दौर में चल जाती है। विश्वनाथ प्रताप सिंह ये अपना एक अलग गवर्नमेंट बन गया है, और ये गवर्नमेंट के अंतर्गत में विश्वनाथ प्रताप सिंह पीएम हो जाते हैं। सपोर्ट है बीजेपी का। बीजेपी जो है एक अलग एजेंडा पॉइंट है। कश्मीर में प्रॉब्लम हो जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में, जिसके बारे में एक अलग से हम लोग जिक्र करते हैं आपको कश्मीर मूवमेंट का जेनेसिस के बारे में। जगमोहन वहाँ के गवर्नर हो जाते हैं, और इसके बाद वहाँ के एक गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद शहीद, उनके डॉटर का किडनैपिंग हो जाता है। ये सब घटना के दरमियान जो है वीपी की अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, वो एक मंडल कमीशन की बात करते हैं। मंडल कमीशन जो आपने पढ़ा है इंदिरा सावनी केस, इसी के बाद यहाँ पर एक एजिटेशन शुरू होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अपर कास्ट के लोग बोल रहे हैं रिजर्वेशन में के कारण उनका जॉब में आना बहुत मुश्किल हो रहा है, नौकरी नहीं मिलेगी। विरोध में चले जाते हैं और बीजेपी चली आती है आपका एक कम्युनल मुद्दा लेके कि राम मंदिर हम अयोध्या में बनाएंगे। और ये राम मंदिर का जो मुद्दा है गरमा जाता है,
और एक देश में एक नया पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है जिसको कॉलिशन पॉलिटिक्स के ऊपर उठ के 1989 में मल्टी पार्टी की बात होती है। मल्टी पार्टी, और ये मल्टी पार्टी, और यहाँ पर भी फिनांस का प्रॉब्लम है, फिनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। चाइना जो कि हमसे काफ़ी आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, हमें भी ज़रूरत होती है एक एलपीजी लाने की। यही क्वेश्चन का फ्लो है कि कॉलिशन पॉलिटिक्स एंड एलपीजी, यहाँ से आपका एक बैकग्राउंड शुरू हो जाता है। ये बैकग्राउंड की जानकारी बहुत ज़रूरी है ताकि हम इसके बाद हम समझेंगे कि कॉलिशन पॉलिटिक्स कैसे शुरू होता है या जातीय जो राजनीति है वो कैसे उदय होता है। यहाँ 1989 का फेज है जिसको हम कहते हैं आपको कॉलिशन पॉलिटिक्स का फेज, मल्टी पार्टी फेडरलिज्म, कॉलिशन पॉलिटिक्स यहाँ से शुरू हो जाता है 1989 से। यहाँ से हम आपको आगे ले चलेंगे जिसमें हम कहेंगे कि जाति और कॉलिशन वगैरह सब कैसे जुड़ जाता है, वोटिंग बिहेवियर कैसे बदल जाता है। अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको दिखता है कि सिर्फ 40% वोट लाने के साथ कांग्रेस जो है यहाँ पावर में आ जाती है, और यहीं पर एक गेम हो जाता है। यहीं पर इसी का वोटिंग बिहेवियर यहाँ से ही हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कोई 32% और 33% में 1% का मार्जिन है, लेकिन हो सकता है कि 32% सरकार बना ले, 33% सरकार न बना पाए, ऐसा भी कहानी बन सकता है। ये हम वोटिंग बिहेवियर से समझने की कोशिश करेंगे, जो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है।